आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिपिड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से लिपिड मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स विच आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं? एक है फास्फोलिपिड्स, अदर वन इज कोलेस्ट्रॉल एंड थर्ड वन इज द ग्लाइकोलिपिड्स। अभी एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे पास फास्फोलिपिड्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम लिपिड्स की फंक्शंस की बात कर ले कि हमारे पास लिपिड का जो मेन फंक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है। सो लिपिड्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड स्केलेटन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को जो स्ट्रक्चर दिया है ये किसने दिया है? ये हमारे पास लिपिड्स ने दी है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन की जो मेन फंक्शन होती है वो फंक्शन किस चीज से परफॉर्म कर रहे हैं? वो प्रोटीन से। So protein perform most of the function of the plasma membrane, while lipids perform the framework. It provides structures to the plasma membrane or the cell membrane. यहाँ पर मैंने चंद कंपोजिशन लिखी है मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स की। अगर हम बात कर ले माइलिन की, हमारे पास क्या है? माइलिन। हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन के इर्द गिर्द जो हमारे पास माइलिन शीट होती है, उस माइलिन शीट की अगर हम उसकी बात कर ले तो उसमें हमारे पास 80% लिपिड्स होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम गोल्जी बॉडी की बात कर लें, सो गोल्जी बॉडी भी हमारे पास क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास 55% क्या मौजूद होती है? लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर फिर हम बात कर ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर ले तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास 50% लिपिड होता है और 50% इसमें प्रोटीन होती है। अगर हम फिर बात कर ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात कर ले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास 50% लिपिड होता है और 50% इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। फिर अगर हम बात कर ले किस चीज की? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर ले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास 45% लिपिड होती है और बाकी 55% हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले किस चीज की? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो स्मूथ होता है, उसमें हमारे पास 40% लिपिड होता है। लेकिन अगर हम बात कर ले इनर मेम्ब्रेन की तो इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंटेन 20% लिपिड्स। अब ये इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा है और आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है? लिपिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटीन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स की जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन बिल्कुल यही सेम होती है। ठीक है, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन। तो इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसकी वजह से इसमें बहुत सारे प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सो दैट्स व्हाई द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड ऑफ 80% प्रोटीन व्हाइल 20% लिपिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास लिपिड कौन कौन से हैं। हमारे पास फास्फोलिपिड क्या होता है? ठीक है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की एक जनरल स्ट्रक्चर बना ले तो सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इसमें क्या होते हैं? फ्रेमवर्क ऑफ द लिपिड्स। तो ये मैंने एक जनरल सा क्या बनाया? फ्रेमवर्क ऑफ द लिपिड्स बनाया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लिपिड्स हैं। अगर हम यहाँ पर देख ले तो इसमें क्या होते हैं? चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, वन शॉर्ट वन लॉन्ग, वन शॉर्ट वन लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फैटी एसिड चेन है। अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास ये एक जो होता है ये क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की बात कर ले, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी 2 चेन्स हैं। अगर हम देख ले तो दिस इज द हेड ऑफ द फैटी एसिड। ये हमारे पास क्या है? हेड है। और ये हमारे पास क्या है? टेल ऑफ द फैटी एसिड। अब हिट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वाटर में डिजॉल्व होता है।
सो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। अगर हम इसकी टेल्स की बात कर ले तो देयर आर टू टेल्स। अब ये टेल किस चीज से बनी हुई है, ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स है, वन लॉन्ग चेन एंड वन इज अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। और यही फैटी एसिड्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक। अब इसकी अरेंजमेंट किस तरह ही किस तरह है, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन बनाता है। हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है, ये लिपिड्स जो होते हैं ये डबल लेयर्ड में अरेंज्ड हैं, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने प्रूव किया था, हमारे पास गार्टर ने एक्सपेरिमेंट की थी, गार्टर इन 1925 उसने ऐसा किया, आरबीसी में जितना भी लिपिड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सट्रैक्ट ऑल द लिपिड्स फ्रॉम द आरबीसी, ही प्लेस दीज लिपिड्स इन द वाटर। और जब उसने वाटर में रख दिया तो हमारे पास एक सिंगल लेयर बन गई, उस सिंगल लेयर को हम कहते हैं मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। और वही जो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर होती है, वही मोनोमॉलिक्यूलर लेयर, उसकी अगर हम सरफेस एरिया की बात कर ले तो उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो सेल की डबल होती है। इसका मतलब क्या है कि सेल के दुगना क्यों होते हैं लिपिड्स, बिकॉज लिपिड फॉर्म टू लेयर्स। हमारे पास एक सेल में दो लेयर्स होते हैं, तो ये आउटर लेयर है और ये हमारे पास क्या है, इनर लेयर है। और ये दो लेयर किस चीज़ से बने हुए हैं, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें अंदाजा हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये इसकी नेचर की बात कर ले कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होती है ये हमारे पास एम्फीपेटिक इन नेचर है, एम्फीपेटिक इन नेचर। एम्फीपेटिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। एक फैटी एसिड, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी है और उसी का दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एम्फीपेटिक इन नेचर है। एम्फीपेटिक मीन ये इसकी बोथ नेचर है, ये वाटर में डिजॉल्व भी होती है और वाटर में डिजॉल्व नहीं भी होती। इसका एक हिस्सा वाटर लविंग है और एक हिस्सा वाटर फियरिंग है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, एम्फीपेटिक इन नेचर है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसने दिया था, ये हमारे पास लेगमम ने दिया था। Legman stated that the phospholipids of the plasma membrane are empathetic in nature. They have both the ends, hydrophilic end and the as well as hydrophobic end. अगर हम इसकी नंबर्स की बात कर ले कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स कितने तादाद में मौजूद हैं, तो हम अगर देख लें 5 मिलियन 5 मल्टीप्लाई 10⁶ phospholipids are found per 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर, एक माइक्रोमीटर स्क्वायर एरिया पर। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास क्या है 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड की कितनी मॉलिक्यूल होगी, 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस चीज़ की होगी, फॉस्फोलिपिड्स की होगी। अगर हम एक छोटे सेल की ओवरऑल सरफेस की बात कर ले कि मिसाल के तौर पर अगर पूरे सेल्स में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड होगी, तो उसमें हमारे पास कितने आते हैं, हमारे पास 9 10⁹ हमारे पास बराबर होता है बिलियन। So there are 1 billion phospholipid molecules which are present in the whole surface of the cell. तो ये उसकी नंबर की बात हो गई। फिर अगर हम बात कर लें उसके टाइप्स की, हमारे पास फॉस्फोलिपिड कौन कौन से टाइप्स के मौजूद होते हैं, तो अगर हम एक जनरल में मिलियन सेल की बात कर लें, जितने मैमल्स होते हैं, अगर हम उसकी सेल्स की बात कर लें तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड 4 टाइप्स की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक है हमारे पास स्पेंगोमाइलिन, ये हमारे पास एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फास्फेटिडाइलकोलिन, फास्फेटिडाइलकोलिन एक अनदर फॉस्फोलिपिड है। फिर इसके बाद हमारे पास है फास्फोटिडाइलसीरीन एंड इथेनॉल अमाइड, ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है जो हमारे पास एक नॉर्मल मेमेलियन सेल में पाए जाते हैं। तो ये होगी हमारी किस चीज़ की बात, फॉस्फोलिपिड की बात। इसके बाद हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें तो कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास क्या होता है, स्टीरोल। और यही स्टीरोल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टाइप की लिपिड है, ठीक है। और स्टीरोल में हमारे पास 17 कार्बन होती है, पर इसके हम डिटेल स्ट्रक्चर फिर बता देंगे, उसकी क्लासिफिकेशन भी कर लेंगे। लेकिन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक लिपिड कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल होती है, ठीक है। और यही कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल्स।
जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं सारे उसकी सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मिसाल के तौर पर अगर हम बैक्टीरिया की बात कर ले, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया लैक कोलेस्ट्रॉल, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होती। लेकिन जितनी यूकेरियोटिक सेल्स है उसकी सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये जो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, तो फिर बैक्टीरिया में रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, बैक्टीरिया सेल कंटेन सेल वॉल, उसमें सेल वॉल होती है और वही सेल वॉल इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू द सेल। तो ये है हमारे पास क्या चीज, कोलेस्ट्रॉल। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर ले, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो एम्फीपैथिक इन नेचर। ये हमारे पास क्या है, एम्फीपैथिक इन नेचर है। एम्फीपैथिक इन नेचर का मतलब ये है कि इसके भी कुछ एंड्स हाइड्रोफिलिक है और कुछ एंड हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अगर हम उसके हाइड्रोफिलिक एंड की बात कर ले तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कंटेन OH रेडिकल्स। इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होती है और यही हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास क्या करता है, इट डिसॉल्व वाटर, हमारे पास वाटर के साथ लव करता है, उसमें डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड है। लेकिन अगर हम किसकी बात कर ले, हाइड्रोफोबिक एंड की बात कर ले, सो द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कंटेन स्टीरोल, इसमें स्टीरोल होती है और स्टीरोल हमारे पास क्या है, लिपिड्स है। और ऑल द लिपिड्स आर पोलर इन नेचर, दे कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर, सो दैट्स व्हाई दे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, सॉरी ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलेस्ट्रॉल भी हमारे पास क्या है, एम्फीपैथिक इन नेचर है। इसकी भी एक पोर्शन हमारे पास हाइड्रोफिलिक है और दूसरा पोर्शन हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले ग्लाइकोलिपिड्स की, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। अब किस तरह होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड कॉम्बिनेशन है दो चीजों की, ग्लूकोज प्लस लिपिड्स। अब ये जो मैंने बात की थी पहले कि हमारे पास जो लिपिड्स होती है उसके साथ क्या अटैच होती है, ओलिगोसैकेराइड चेन। अगर हम बात कर ले प्रोटीन्स की, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसके साथ दो चीजें अटैच्ड है, ओलिगोसैकेराइड चेन एज वेल एज पॉलीसैकेराइड चेन। लेकिन हमारे पास जो लिपिड्स है, लिपिड के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी चेन अटैच है, सिर्फ ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच है, उसके साथ कोई भी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड नहीं है। तो लिपिड की एक खुसूसियत तो ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन कार्बोहाइड्रेट चेन। तकरीबन सेल मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन है उसके साथ कुछ न कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच है। लेकिन हमारे पास जो लिपिड्स है उसमें हमारे पास 1/10 of the lipids contain oligosaccharide chain। तकरीबन हमारे पास 1/10 of the lipid contain oligosaccharide chain। और यही oligosaccharide chain जब हमारे पास लिपिड के साथ अटैच हो जाती है तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर ले गैलेक्टोसाइड्स, तो गैलेक्टोसाइड्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स है। किस चीज में मौजूद होता है, माइलिन में मौजूद होती है। अगर हम बात कर ले किस चीज की, गैंग्लियोसाइड्स हमारे पास कहां पर मौजूद होता है, नर्व सेल्स में, नर्व सेल्स। तो ये चीजें हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है। और यही ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास रिस्पांसिबल है फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शंस, ये हमारे पास क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रह गई है, हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहते हैं हम एनसीटोल। एनसीटोल फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास रिस्पांसिबल है फॉर सिग्नलिंग, ये भी सिग्नलिंग का काम करता है। सिग्नलिंग का काम कैसे करता है, मिसाल के तौर पर अगर बाहर से कोई मैसेज आ जाए, कोई केमिकल्स आ जाए और वहां पर वो क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है सेल के अंदर, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स प्रोवाइड करेगा, या फॉस्फोलिपिड की एक एग्जांपल एनसीटोल ये चीज प्रोवाइड। अच्छा, अगर हम बात कर ले कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन इज द ग्लाइकोलिपिड्स, एक हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स की शक्ल में मौजूद है, दूसरा हमारे पास मौजूद है ग्लाइकोप्रोटीन्स, और तीसरा हमारे पास मौजूद है प्रोटियोग्लाइकेन। ये 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मौजूद है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारे पास इंडिविजुअल फॉर्म में मौजूद नहीं है, जिस तरह हमारे पास लिपिड्स है एलॉन फॉर्म में मौजूद है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है मोस्टली बाउंडेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास अटैच है कार्बोहाइड्रेट किस चीज के साथ, लिपिड के साथ, तो ये एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बन गया। ग्लाइकोप्रोटीन में हमारे पास क्या अटैच है, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड विद द प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटियोग्लाइकेन है इसमें हमारे पास अटैच्ड है पॉलीसैकेराइड्स,
प्लस प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है, हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन बनती है। और यही प्रोटियोग्लाइकेन, ग्लाइकोप्रोटीन, एम्पोली एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमारे पास सिग्नलिंग का काम करता है। उसकी जो मेन फंक्शन है हमारे पास उसकी क्या है, सिग्नल्स। बाहर से जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो कौन रिसीव कर रहा है, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। जिस तरह हमने बात की है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक ओलिगोसेकेराइड होते हैं और एक हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। ये ओलिगोसेकेराइड है और ये हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड हमारे पास अटैच करते हैं, हमारे पास प्रोटीन के साथ भी अटैच हो सकता है और लिपिड्स के साथ भी अटैच हो सकता है। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स है इट ओनली एंड ओनली अटैच्ड विद द प्रोटीन्स, ये हमारे पास सिर्फ प्रोटीन्स के साथ अटैच करता है, हमारे पास लिपिड के साथ ही अटैच्ड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जब बनती है तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक सिग्नलिंग प्रोटीन, एक सिग्नलिंग कंपोनेंट बनती है। इन सब को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट मॉलिक्यूल। कंजुगेट मॉलिक्यूल ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, तो अगर ये हम सेल की बात कर लें, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, तो सेल से बाहर की तरफ ये क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। इट इज एक्सपोज्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है तो उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होती है। लेकिन अगर हम इंटरनल ऑर्गेनील्स की मेम्ब्रेन की बात कर लें, क्योंकि मैंने जो बता दिया कि मतलब हमारे पास गोल्जी बॉडी की भी मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास मोस्टली, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज गोल्जी बॉडीज, ठीक है, तो गोल्जी बॉडी की जो इनर साइड होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कौन सी साइड पे इन्वर्टेड है, ओरिएंटेड है, इट इज ओरिएंटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जितने भी ऑर्गेनील्स है उसकी इंटरनल साइड पर ओरिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, और जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है तो सेल के बाहर सरफेस पर हमारे पास क्या अटैच्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट अटैच होती है। और उसकी जो मेन फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास सिग्नल रिसीव करता है, रिकॉग्निशन करती है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करती है, और ये हमारे पास क्या करता है, इट सेंड्स मैसेजेस टुवर्ड द साइटोप्लाज्म और टू द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास प्रोटीन। अगर हम बात कर ले प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो मैंने बता दिया आपको कि जो लिपिड होता है वो हमारे पास जस्ट एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर परफॉर्म्ड बाय द प्रोटीन्स। हमारे पास जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। some proteins are responsible act as a transport protein, कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कुछ हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। इट मीन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रोटीन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम प्रोटीन की कंपोजिशंस को देखें कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितनी होती है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, तो सेम यहाँ पर ये हमारे ये जो मैंने इस तरह लाइन खींची है हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो हमारे पास माइलिन में 20% प्रोटीन होती है, गोल्जी बॉडी में हमारे पास 45% प्रोटीन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास ऑलमोस्ट 50% प्रोटीन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास 55% प्रोटीन होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास 60% प्रोटीन होती है, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास कितनी प्रोटीन होती है, हमारे पास 80% प्रोटीन होती है। जिस तरह मैंने आपको बता दें कि ये हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सेल की जितनी भी फंक्शंस है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन्स या जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये यहाँ पर देख लें हमारे पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये मोस्ट, इसमें हमारे पास प्रोटीन बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंक्शंस। माइलिन शीट में हमारे पास जो मेन फंक्शन है उसकी इंसुलेशन है, कि मतलब जो न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है ये इधर उधर ना जाए, ठीक है, तो वहाँ पर इंसुलेशन का काम करता है। बेस्ट इंसुलेशन हमारे पास क्या है, लिपिड्स है, तो वहाँ पर लिपिड्स ज़्यादा है लेकिन उसकी फंक्शंस कम है, तो फंक्शन कम है तो उसमें प्रोटीन कम है। सो प्रोटीन की कंसंट्रेशन हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक मेम्ब्रेन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम देख ले तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन मौजूद है। वन इज नोन एज द इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स, and other one is known as the peripheral protein, peripheral proteins। तो प्रोटीन हमारे पास दो तरह के हैं। इंटीग्रल प्रोटीन कौन से हैं, these are those protein which are present all in all in the plasma membrane। हमारे पास उस साइड से भी निकला हुआ है और इन साइड से भी निकले हुए हैं, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। अब अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन को देख ले तो इंटीग्रल प्रोटीन आर आल्सो एम्फिपेटिक इन नेचर। ये हमारे पास क्या है, एम्फिपेटिक इन नेचर है। एम्फिपेटिक हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू सरफेसेस, इसकी भी मतलब दो होती है। यहाँ पर उसकी जो सेंटर होती है, द सेंटर इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, लेकिन उसकी जो पेरिफेरी होती है, पेरिफेरी हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और इसकी ये एम भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब ये है कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के उस साइड पे भी निकला हुआ है और नीचे के साइड पे भी निकली हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और इंटीग्रल प्रोटीन भी हमारे पास एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। अगर हम देख लें हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसकी भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर हम प्रोटीन को देख लें तो प्रोटीन हमारे पास नॉन फोल्डर है। प्रोटीन नॉन फोल्डर क्यों है, क्योंकि ये मतलब वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर हम एक जनरल अमीनो एसिड्स को देख लें, मिसाल के तौर पर दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज HCOOH, दिस इज NH2 एंड दिस इज R। तो ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ये हाइड्रोफोबिसिटी क्यों बन गई है इसमें, बिकॉज when many amino acids combine it orient itself, it organized itself, some अल्फा हेलिक्स बनते हैं, कुछ बीटा शीट्स बनते हैं, हमारे पास टर्शियरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या बन जाती है, उसमें हाइड्रोफोबिसिटी आ जाती है। कुछ प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे भी है जो हमारे पास फैटी एसिड्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो फैटी एसिड ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वाटर रिपेलेंट है, और ये प्रोटीन भी हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो इसकी जो हाइड्रोफोबिसिटी होती है, जो वाटर रिपेलेंट होती है, एबिलिटी होती है, वो हमारे पास क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन कौन कौन से है, अगर हम बात कर ले, हमारे पास एक है ग्लाइकोफोरीन, ग्लाइकोफोरीन, ये हमारे पास एक इंटीग्रल प्रोटीन है। हमारे पास बैंड 3 प्रोटीन, बैंड 3 प्रोटीन, ये भी हमारे पास एक इंटीग्रल प्रोटीन है। अगर हम बात कर ले बैक्टीरियोरोडोप्सिन, बैक्टीरियोरोडोप्सिन, तो ये भी हमारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। अगर हम ग्लाइकोफोरीन की बात कर ले तो ग्लाइकोफोरीन हमारे पास आरबीसी में होती है, और ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और तकरीबन ये हमारे पास 131 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, 131 अमीनो एसिड्स, और उसने हमारे पास मल्टी अल्फा हेलिक्स चेन बनाई है। ये हमारे पास क्या है, मल्टी अल्फा हेलिक्स चेन है, मल्टी अल्फा हेलिक्स चेन, और ये हमारे पास क्या है, सिंगल अल्फा हेलिक्स चेन है, सिंगल अल्फा हेलिक्स चेन। तो ये जो हमारे पास ग्लाइकोफोरीन है, ये हमारे पास आरबीसी में होती है, 131 अमीनो एसिड का बना हुआ है, और ये हमारे पास मल्टी अल्फा हेलिक्स इन नेचर है, ठीक है। अगर हम बैंड 3 प्रोटीन की बात कर ले तो बैंड 3 प्रोटीन हमारे पास लार्ज प्रोटीन है, साइज में ये बड़े होते हैं। तकरीबन इसमें हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 931 अमीनो एसिड्स, 931 अमीनो एसिड इसमें मौजूद होते हैं, और इसकी जो साइज होती है बड़ी होती है, ठीक है। और इसका जो मेन काम है, ये हमारे पास आरबीसी के अंदर या जितने भी सेल्स होते हैं एज अ गेटवे का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन, और बैक्टीरियोरोडोप्सिन जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, एंड इट इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले पेरिफेरल प्रोटीन की, तो पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरी का मतलब ये है कि ये सरफेस पर मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये या तो नीचे सरफेस पर मौजूद होगा या आउटर सरफेस पर मौजूद होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस। ये हमारे पास ज्यादातर कौन से सरफेस पर मौजूद होते हैं, इनर सरफेस पर मौजूद होते हैं, और उसकी जो मेन फंक्शन होती है एंजाइमेटिक इन नेचर है, एंजाइमेटिक इन नेचर। और एंजाइम्स हमारे पास क्या कर देते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ये हमारे पास इनर सरफेस पर होते हैं, और ये एंजाइम का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले लें स्पेक्ट्रीन की, स्पेक्ट्रीन, तो स्पेक्ट्रीन ऐसी प्रोटीन है जो हमारे पास आरबीसी के इनर मेम्ब्रेन पर होती है, इनर साइड पर होती है, और ये एंजाइम का काम कर देती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लें तो एनकायरीन, एनकायरीन भी एक टाइप का पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये हो गई हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन।